अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। उनके जाने के बाद वांग ने उसे चुपके से देखने के लिए एक क्रिस्टल सक्रिय किया। लिन उसे तंबू में ले गई। उसने उसे आराम करने के लिए गर्म पानी दिया, लेकिन उस लड़की ने सोचा कि शायद वह पहले लिन को ही मार दे। लिन ने अचानक उसके गांव और लोगों को नियंत्रित करने वाली अजीब अफवाहों का जिक्र किया। लड़की घबरा गई। फिर लिन ने उसकी गर्दन पर एक निशान देखा और कहा कि उसने उसे देख लिया है। इससे पहले कि लड़की समझ पाती कि उसका राज खुल सकता है, उसने अपने साथियों से संपर्क किया और उन्हें तुरंत भागने को कहा। फिर उसने लिन पर हमला कर दिया। लिन ने खुद को बचाने की कोशिश की। कुछ होने से पहले ही वांग वहां पहुंच गया। उसने तुरंत लड़की को जमा दिया। फिर उसने लिन से कहा कि उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। लिन गुस्सा हो गई और पूछा कि उसने उसे पहले चेतावनी क्यों नहीं दी, लेकिन वांग ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि उन्हें पता लगाना होगा कि उसे कौन नियंत्रित कर रहा है। फिर उसने अपना क्रिस्टल सक्रिय किया। वह आसमान में उड़ गया और भाग रहे दुश्मनों का पीछा करने लगा। फिर वह उन पर जाकर फट गया। लड़की अपने साथियों सहित गिर पड़ी और पकड़ी गई। वांग ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया और कहा कि उसे किसी ने नहीं भेजा। वांग ने अपने सहायक त्यान से कहा कि वह उस लड़की और उसके सभी साथियों को खत्म कर दे, लेकिन लड़की घबरा गई और बोली कि शिंग कबीले ने उसे वांग को मारने के लिए भेजा था। वैसे वह कबीला ड्रैगन फेंक कबीले के दुश्मनों में से एक था। वांग ने उसकी ओर देखा और कहा, बस इतना? फिर वह उससे विनती करने लगी कि उसे मत मारो और बदले में वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। सच में, या ये सिर्फ बातें हैं? जैसे ही उसने यह सुना, उसने उसे बहकाने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह इतनी आसानी से उसे माफ कर देगा। लेकिन वांग ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसे तुरंत कैद कर दें, इससे पहले कि वह खुद उससे निपटे। बाद में जब पहरेदार उसे ले गए तो वांग ने तियान से कहा कि वह सभी सहयोगी कबीलों को संदेश भेजे, जिसमें बताया जाए कि वे जल्द ही शिंग कबीले के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं और जो भी कबीला उनका साथ देगा, शिंग कबीले से छीनी गई जमीनों से पुरस्कृत किया जाएगा। तियान ने जवाब दिया, जैसा आपका आदेश मेरे स्वामी। इसके बाद वांग शांति से सोने चला गया, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सपना आने लगा। एक लड़की उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा कि वह जल्द ही उसके पास आएगी। तो वांग ने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने उसकी गर्दन पर काट लिया। वांग सपने से जाग गया और उसी समय वह अपने रथ में सवार था। तभी पता चला कि वह थोड़ा आराम करने के लिए बाजार जा रहा था। वे रुके और वांग ने अलग कपड़े पहनकर अपना रूप बदल लिया, लेकिन पहुंचने से पहले उसने तियान और लिन से कहा कि वह कहीं अकेले जा रहा है और वह नहीं चाहता कि कोई उसका पीछा करे या उसे परेशान करे, और कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा क्योंकि वह भेष बदल लेगा। उसने तियान से थोड़ा जूस भी लिया और अपनी खुशबू बदलने के लिए उसे अपने ऊपर डाल लिया। यह करने के बाद वह बाजार में दाखिल हुआ और सीधे एक रेस्तरां में गया। उसने मालिक से कहा कि उसे सबसे अच्छा खाना लाकर दिया जाए। वांग ने मन ही मन सोचा कि वह लड़की उसके सपने वाली लड़की जैसी दिखती है। खाने का इंतजार करते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा और लोगों के एक समूह को देखा, जिनमें से एक लड़की उसे देख रही थी और उसे उस समूह से एक शक्तिशाली ऊर्जा भी महसूस हुई। सोचते हुए ही खाना आ गया। अचानक वही समूह रेस्तरां में दाखिल हुआ और उसके बगल वाली मेज पर बैठ गया। उनमें से एक ने अपनी मालकिन, जिसका नाम जोया था, से कहा कि वे यहाँ 1000 साल पुराने पौराणिक जानवर का शिकार करने आए हैं। वे उसके संसाधन इकट्ठा करके उन्हें कबीलों को बेचना चाहते थे और कबीले के नेताओं से संबंध बनाना चाहते थे। वांग ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और उसे लगा कि उसने पहले भी जोया नाम सुना है। फिर उसने उन्हें कहते सुना कि उन्हें ड्रैगन फेंक कबीले में जाकर उसके नेता से मिलना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उस कबीले के युवा स्वामी ने उनकी दोस्त लिन को उसके गांव को ठीक करने वाली दवा के बदले अपनी सेवा में रखा है। जैसे ही वांग ने यह सुना, उसे समझ आ गया कि वे मानव भूमि से लिन के दोस्त हैं और जोया उसकी शिक्षिका है। उसे समझ आ गया कि वह ध्यान के जरिए प्रशिक्षण ले रही है। फिर उसने दोबारा उस लड़की की ओर देखा जिसे उसने पहले नोटिस किया था और उसके शरीर से हल्की ऊर्जा निकलती हुई देखी। अचानक एक और आदमी वहां आया और ऐसा लग रहा था कि वह भी जोया के समूह का हिस्सा है, लेकिन साफ था कि वे उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए वह उन्हें छोड़कर वांग के पास आकर बैठ गया। वांग ने उसका स्वागत किया और उसे थोड़ा जूस ऑफर किया, लेकिन उस आदमी, जिसका नाम जय था, ने टेलीपैथी के जरिए उससे बात की। जय ने उससे कहा कि उसने सुना है कि इस इलाके में खूबसूरत लड़कियां हैं और उससे कहा कि वह उसे उनमें से किसी एक से मिलवाए, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसने वांग को पैसों से भरा एक बैग दे दिया, तो वांग ने जोर से जवाब दिया कि वह अब भी व्यस्त है और उसकी मदद नहीं कर सकता। वांग ने हैरानी से उसकी ओर देखा और समझ गया कि उसके समूह में कोई उसे क्यों पसंद नहीं करता, क्योंकि वह साफ तौर पर एक विकृत इंसान था। जब उसके समूह ने यह सुना
तो वे जय को डांटने लगे और उससे कहा कि वह अपनी हरकतें बंद करे, लेकिन जय ने जवाब दिया कि उसे ऐसा ही रहना पसंद है और कोई उसे रोक नहीं सकता। इसके बाद समूह एक जादुई उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर वहां से चला गया। जय ने वांग को अलविदा कहा और उनके पीछे चला गया। बाद में वांग त्यान और लिन के साथ वापस कबीले में लौट आया और उसने लिन से पूछा कि क्या उसे वहां रहकर आराम महसूस होता है। लिन ने उससे कहा कि जब से उसने उसकी सेवा शुरू की है उसे कबीले से प्यार होने लगा है और वह वहां सहज महसूस करती है और उसके पास जरूरत की हर चीज है। वांग ने उसकी बात समझी और कहा ठीक है, यह अच्छी बात है। अगले दिन जोया का समूह वांग से मिलने ड्रैगन फेंक कबीले में पहुंचा, लेकिन उसी समय लिन बाहर आई और उनका स्वागत किया। वे उसके बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उसने जरूर लिन को फायदा उठाने के लिए अपनी नौकरानी बनाया होगा। जब जोया ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने उससे कहा कि वह उसके भेजे हुए इलाज की वजह से ठीक हो गया। फिर उसने पूछा कि क्या उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उसने कहा कि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और वांग उसका सम्मान करता है। फिर उसने कहा कि वह वांग को उनके आने की सूचना देगी, लेकिन यिंग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगा और कहा कि इस कबीले के लोग जंगली हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि उसने यह बात जोर से कही थी। सैनिकों ने उसकी ओर देखा लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर जय ने लिन से माफी मांगी और उनसे वांग के पास ले चलने को कहा। जय ने यिंग से कहा कि वह चुप रहे, नहीं तो वह मुसीबत खड़ी कर देगा, और यिंग लगभग उस पर हमला करने वाला था, लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक लिया। इसी बीच वांग दानव अपने जादुई क्रिस्टल के जरिए उन्हें देख रहा था। जिस लड़की को उसने पहले नोटिस किया था उसके पास सफेद आभा थी, जिसका मतलब था कि वह बेहद पवित्र है। उसने उनकी आभा पढ़ने के लिए अपनी नेत्र शक्ति सक्रिय की और देखा कि उनमें से ज्यादातर के पास बैंगनी आभा थी, जिसका मतलब था कि वे अच्छे लोग हैं। जल्द ही समूह उसके तंबू तक पहुंच गया और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन यिंग की आभा काली थी और वांग ने मन ही मन सोचा कि यह दानवों की आभा जैसी लगती है और यह लड़का जरूर कई राज छिपा रहा है। जब उन्होंने पहरेदारों को देखा तो उन्होंने उनकी ताकत की तारीफ की, लेकिन जब यिंग अंदर जाने की कोशिश करने लगा, त्यान ने उसे रोक दिया और सैनिकों से उसे घेर कर डराने को कहा। फिर वांग ने जय से पूछा कि वे क्यों आए हैं और जय ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे मानव भूमि से संबंध बनाने आए हैं। फिर वांग ने कहा कि उसने सुना है कि मानव भूमि में खूबसूरत लड़कियां हैं और उसने मजाक उड़ाते हुए जय से उसे किसी एक से मिलवाने को कहा। जय हैरान रह गया और समझ गया कि वांग वही व्यक्ति है जिससे वह रेस्तरां में मिला था, बस भेष बदलकर। वांग ने उनका स्वागत किया, फिर पूछा कि वे क्या चाहते हैं। इसके बाद वे सब साथ बैठ गए और जय ने मिस शियाओ का परिचय कराया, जो उनके सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थी और अमृता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। जय ने समझाया कि मानव भूमि और हेवनली पैलेस के बीच युद्ध चल रहा है और उनके पास हथियार बनाने के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए वे उसके कबीले के साथ व्यापार करने आए हैं। लेकिन वांग ने जवाब दिया कि हेवनली पैलेस स्टार किंग के अधीन है और उनकी मदद करने पर सजा मिल सकती है। फिर भी उसने कहा कि वह मदद कर सकता है, लेकिन उसे सोचने के लिए समय चाहिए। शियाओ ने उसके अधिकार पर सवाल उठाया, लेकिन त्यान हंस पड़ा और कहा कि वांग के पास पूरा अधिकार है और यहाँ तक कि उसकी माँ सन टेम्पल की पुजारिनों की नेता है। ये सुनकर शियाओ चौंक गई। फिर वांग ने कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन पहले वह उनके छिपे हुए नेता से मिलना चाहता है। शियाओ ने इसे नकार दिया, लेकिन जय ने उनके नेता का राज खोल दिया। समझौता होने के बाद वह समूह एक और जानवर का शिकार करने के लिए चला गया। उस रात वांग लिन के साथ बैठा और पूछा कि उसकी शिक्षिका पीछे क्यों रह गई। उसने कहा कि वह वांग को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता है। वांग ने कहा कि वह अगली सुबह उससे मिलेगा। इसी बीच त्यान अपने भेड़िए के साथ गश्त कर रहा था कि अचानक कोई आसमान से गिरा। वह जय था, बुरी तरह घायल। वे उसे अंदर ले गए और वांग को बुलाया। वांग मुख्य पुजारी के साथ वहां पहुंचा, जिसने कहा कि उसकी चोटें गंभीर हैं, लेकिन उनका इलाज किया जा सकता है। वांग ने उससे तुरंत इलाज शुरू करने को कहा। कुछ देर बाद जय जाग गया और वांग ने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि उनमें से कई घायल हो गए और यहाँ तक कि शियाओ भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। जय ने समझाया कि वे नॉर्दर्न वैली में उस जानवर का शिकार करने गए थे, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जानवर ने उन पर हमला किया और यिंग ने वार अपने ऊपर लेकर जय को बचाया। जय ने कहा कि उसे नहीं पता कि यिंग बचा या नहीं। उनकी नेता ये किसी तरह उसे गिराने में सफल रही, लेकिन वह फिर से उठ खड़ा हुआ, इसलिए वह शियाओ को लेकर भाग गई, जबकि जय और यिंग पीछे रहकर लड़ते रहे। उसने यह भी बताया कि उसने बच निकलने के लिए एक पौराणिक हथियार का इस्तेमाल किया और वापस यहाँ आ गया। वांग ने उससे कहा कि वह आराम करे और कपड़े बदल ले। वे वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद जय उठ खड़ा हुआ और कहा कि उसे अपने दोस्तों को बचाने जाना होगा, लेकिन वांग और त्यान ने उसे रोक लिया और वांग ने कहा कि वह उसके साथ जाएगा। पहले जय ने मना कर दिया, लेकिन वांग ने जोर देकर कहा कि वे दोस्त हैं। जय उसकी बात से बहुत भावुक हो गया और मान गया। फिर तीनों नॉर्दर्न वैली की ओर उड़ गए ताकि बाकी लोगों को बचा सकें। फिर वांग ने अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करके शियाओ का पता लगाया और उसे बेहोश पाया। उसने जय से कहा कि वह जाकर उसे बचाए, जबकि वह और त्यान बाकी लोगों को खोजेंगे। रास्ते में त्यान फिर से लड़ने के लिए उत्साहित था,
लेकिन वांग ने उससे चुप रहने को कहा क्योंकि उड़ने वाले जानवर उन्हें सुन सकते थे। जय के जाने के बाद वांग ने तियान से कहा कि उसे कुछ गलत महसूस हो रहा है, इसलिए वे दूर से निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेंगे। इसी बीच जय शियाओ के पास पहुंचा और उसे अभी भी बेहोश पाया। उसने इलाके को ध्यान से देखा और जल्द ही ये घायल यिंग को उठाए वहां आ गई। जय तुरंत उनके पास गया और बाकी लोगों के बारे में पूछा। फिर उसने उससे कहा कि अब उन्हें जाकर शियाओ को देखना चाहिए, लेकिन यी ने कहा कि उसने हर जगह खोजा और उसे सिर्फ यिंग मिला। बाकी लोगों को शायद जानवर ने मार दिया। ये ने उससे कहा कि अगर उसने उसके सिर का एक बाल भी छूने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगी, लेकिन वांग ने उनसे कहा कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि वांग अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखे हुए था और कह रहा था कि वह अभी उसे मार सकता है। तभी अचानक उनकी ओर एक कुल्हाड़ी फेंकी गई और नेता ने उसे रोक लिया। उसी समय तियान तेजी से प्रकट हुआ, जय को पकड़कर नेता यी से दूर खींच लिया। जय कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने वांग से पूछा कि क्या हो रहा है। वांग ने उससे कहा कि उनकी नेता सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही थी। उसने समझाया कि नेता उन्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि जानवर पूरे समूह को मार डाले। जय को अपनी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने नेता से पूछा कि वह ऐसा क्यों करेगी, ताकि वह शियाओ को अपने पास रख सके, उसकी अमर ऊर्जा निकाल सके और उसे यिंग को दे सके। वांग ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि वह चाहती थी कि वह और मजबूत बने और अमर शक्ति हासिल करे। वह तुम सबको इस जगह पर इसलिए लाई ताकि जानवर सबको खत्म कर दे। फिर उसने समझाया कि उसने तियान से उन सभी की जांच करवाई थी और पता चला कि यिंग उस नेता का पोता है। फिर वह शियाओ को ले जाती, उसकी शक्ति निकालती और बिना किसी के जाने या शक किए उसे यिंग को दे देती। उसने जय को भी इस जगह पर इसलिए फंसाया था ताकि जानवर प्रकट हो, उसे घायल कर दे और अंत पे वह उससे भी छुटकारा पा लेती और उसकी शक्ति भी छीन लेती, ठीक वैसे ही जैसे वह शियाओ के साथ करने वाली थी। फिर वह सारी शक्ति अपने पोते को दे देती। हाँ, यह सच में एक बेहद चालाक योजना थी। यह सब सिर्फ अपने पोते को और मजबूत बनाने के लिए। जैसे ही नेता को एहसास हुआ कि उसकी योजना उजागर हो चुकी है, उसने अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। तब वांग ने तियान से कहा, तुम जानवर को संभालो और इस औरत को मेरे लिए छोड़ दो, मैं खुद इससे निपटूंगा। इसी वजह से नॉर्दर्न वाइल्ड वैली में मौजूद जानवर ने उसकी शक्ति को महसूस किया और वहां आ गया। लेकिन वांग ने उससे कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि वह उससे लड़ने वाला ही नहीं है। तियान के जानवर से लड़ने जाने के बाद जय ने वांग से पूछा ये इससे कैसे लड़ेगा और उसे याद दिलाया कि वह मानव भूमि के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। जय ने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वांग ने बस उससे कहा कि अभी आराम करो। फिर उसने अपनी माँ को पुकारा और कहा, मेरी मदद करो। तुरंत आसमान से एक हमला नीचे आया और नेता को जमीन पर पटक दिया। तब तक नेता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उसकी माँ ने उस हार के जरिए उससे बात की जो उसने उसे दिया था और कहा कि अगर उसे फिर कभी मदद की जरूरत पड़े तो वह तुरंत उसे बुला ले। सदमे में उसने कहा, मैं सिर्फ एक बार में कैसे हार गई। दूसरी ओर तियान जानवर के सामने खड़ा था और जानवर ने उस पर हमला करके उसकी बांह घायल कर दी। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के जानवर पर टूट पड़ा, लेकिन तियान ने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय कर दी और अचानक उसके शरीर की सारी चर्बी गायब हो गई और उसकी जगह मांसपेशियां आ गईं। जानवर अविश्वसनीय गति से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तियान ने जल्दी ही उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उसने उसे बिना किसी दया के बार बार जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। इसी बीच नेताई भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जय उसके सामने खड़ा हो गया और अपनी शक्ति से उस पर हमला किया। उसने अपनी शक्ति सक्रिय की और उसके हमले को रोक दिया। फिर हम वापस वांग के पास लौटते हैं, जो वहां ऊबते हुए खड़ा था और सोच रहा था कि तियान ने अभी तक जानवर को हराया क्यों नहीं। अचानक यिंग एक दानव में बदल गया और बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी यिंग के घाव भरने लगे और फिर वह खड़ा हो गया और वांग से कहा, तुमने हमारी योजना का पता कैसे लगाया। वांग ने उससे पूछा कि वह अचानक दानव कैसे बन गया। दानव ने उससे कहा कि वह लंबे समय से नियंत्रण करने के लिए एक मानव शरीर खोज रहा था, क्योंकि यिंग अपने आसपास के सभी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत और द्वेष रखता था। उस पर कब्जा करना आसान था। उसने यह भी कहा कि वह लगभग 5 सालों से उसे नियंत्रित कर रहा था और किसी को इसका पता तक नहीं चला। उसने यह भी कहा कि उसने नेता यी को धोखा देने में सफलता पाई और उसे शियाओ और जय की शक्ति लेने में मदद करने के लिए मना लिया। उस समय सब कुछ हमारे लिए साफ हो गया। लेकिन वांग ने उससे कहा कि वह उसे खत्म कर देगा और उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। यिंग ने तुरंत वह बोतल निकाली, फिर उसे तोड़ दिया और उसमें से खून की 2 बूंदें बाहर निकली। उसने कहा कि यह अमरों में से एक का खून है और जैसे ही वह इसे पी लेगा वह 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह उस खून को अपने मुंह में डाल पाता, वांग ने अपनी शक्ति से उसे दूर धकेल दिया और वह जमीन पर गिर गया। यिंग गुस्से से भर गया, इसलिए वह वांग पर झट पड़ा। जैसे ही खून जमीन को छुआ, उसके अंदर की ऊर्जा पूरी घाटी में फैल गई। लेकिन वांग ने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय की और अपनी जादू से उस पर हमला कर दिया, जिससे पूरा इलाका विस्फोट से उड़ गया। और ठीक उसी तरह वांग ने कुछ ही सेकंड में उसे हरा दिया। जाय भी उस जगह पर पहुंच गया। लीडर ये को हराने के बाद शाओ भी होश में आ गई और उसे पता चला कि वांग ही था
जिसने उसकी जान बचाई थी, और जब वह बेहोश थी तब उसका इलाज किया था। त्यान भी वहां आ गया उस दानव को हराने के बाद जिससे वह लड़ रहा था। जब वे बात कर रहे थे तभी शाओ आई और वांग को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अगले दिन वांग जी से बात कर रहा था और उसने उससे कहा कि वह उसके साथ मानव भूमि में जाएगा ताकि ऐसा जादू खोज सके जो उसके श्राप को तोड़ सके। फिर वह चली गई और ऐसा लग रहा था कि वह उससे प्यार करने लगी है। तब जाय ने उससे कहा, वैसे वांग, शाओ ने इससे पहले कभी किसी को धन्यवाद नहीं कहा। वांग ने उससे कहा कि वह यह सब भूल जाए और ज्यादा महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे। लेकिन ऐसा लगता है मेरे दोस्त, किस्मत तुम्हारे साथ है और शाओ तुम्हें दिलचस्पी लेने लगी है। जी ने कहा, ठीक है। फिर उसने उसे बताया कि उसने देखा है कि वांग के कबीले के कई सदस्य घायल थे और जब उनके घाव ठीक हो जाते थे तब भी उनके निशान कभी नहीं मिटते थे और हमेशा दाग छोड़ जाते थे। उसने आगे कहा कि मानव भूमि में एक ऐसा अमृत है जो घावों को बिना कोई निशान छोड़े ठीक कर देता है। उसने यह भी कहा कि जैसे ही वह अपने गांव वापस लौटेगा वह उस अमृत में से कुछ उसे उपहार के रूप में भेज देगा। लेकिन वांग ने कहा कि उपहार जैसी कोई चीज नहीं होती। जाय तुरंत सहमत हो गया और दोनों ने हाथ मिला लिया। फिर उसने उससे कहा कि वह उससे उस अमृत की बड़ी मात्रा खरीद सकता है। बदले में उसे हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल देगा। उस रात वांग खुद को जाय के साथ मानव भूमि की यात्रा के लिए तैयार कर रहा था। उसी समय त्यान ने उससे कहा कि वह भी उसके साथ जाएगा। लेकिन वांग ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। त्यान ने जवाब दिया, और अगर वहां कोई लड़की तुम्हें छू ले और तुम बेहोश हो जाओ तो क्या करोगे? फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? उसी समय वांग ने लिन से उसे छूने के लिए कहा और जैसे ही उसने कोशिश की उसके चारों ओर एक जादुई ढाल प्रकट हो गई जिसने उसे छूने से रोक दिया। तब वांग ने त्यान से कहा, मेरी चिंता मत करो, इस जादुई ढाल के साथ अगर कोई मुझे छू भी ले तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। त्यान ने कहा, ठीक है, और फिर वहां से चला गया। उसके बाद हमने वांग के पिता को देखा जो दुखी थे क्योंकि उनका बेटा कबीले को छोड़कर जा रहा था और शायद बहुत लंबे समय तक वापस न लौटे। वांग ने अपने पिता से विदा ली। फिर वह उस छोटी नाव पर सवार हो गया, लेकिन वांग ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि वह ज्यादा समय तक दूर नहीं रहेगा और वापस लौट आएगा। तब उसके पिता ने उसे वह तलवार दी और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है, और फिर उसे छोड़कर चले गए। वह छोटी नाव उसे उस बड़े जहाज तक ले जाने वाली थी। जब वह जहाज पर पहुंचा तो वह सीख कर अकेला बैठ गया और उसकी माँ उस हार के जरिए उससे बात कर रही थी जो उसने उसे दिया था। उसने उससे कहा कि उसे डर है कहीं मानव भूमि में उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए। जब वह अपनी माँ से बात कर रहा था उसके लिए कुछ खाना लेकर अंदर आई, लेकिन वांग ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि वह कबीलाई भूमि के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है और अगर उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो वह बिना घायल हुए उससे निपटना जानता है। लेकिन लिन ने उससे कहा कि वह उसके साथ रहना चाहती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। वांग ने उससे कहा कि इस पल से वह अब उसकी सेविका नहीं रही और जब चाहे अपने गांव वापस जा सकती है। वांग ने कहा, ठीक है, फिर जैसा तुम्हारा मन करे। टीचर जोया ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। अगली सुबह वांग नींद से जागा और उसने समुद्र में एक विशाल मछली देखी। उसके आकार को देखकर वह हैरान रह गया और लिन को बुलाने गया ताकि वह भी उसे देख सके। लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले वांग ने टीचर जोया को लिन से बात करते हुए सुना। उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने कल वांग की बात सुन ली थी जब उसने कहा था कि अब से वह उसकी सेविका नहीं रही। लिन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर उसने उससे पूछा कि उसने उसकी सेवा छोड़ने से इनकार क्यों कर दिया और उसके साथ रहने की जिद क्यों कर रही है। वांग शहर के बाजार में घूम रहा था, वहाँ बिक रही चीजों को देखकर हैरान था। जैसे ही वांग ने यह सुना वह चुपचाप वहाँ से चला गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके बाद जहाज मानव भूमि के पहले शहर में पहुंचा ताकि वे वहाँ कुछ समय आराम कर सकें। जैसे ही वांग ने उसे देखा उसने सोचा कि वह आदमी गरीब है, इसलिए उसने पैसों की एक थैली निकाली और उसे दे दी। फिर वह जाने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने उसे आवाज दी और कहा कि वह कोई भिखारी नहीं है बल्कि उसका भाग्य बताना चाहता है और उसका भविष्य उजागर करना चाहता है। वांग ने उससे कहा, लगता है तुम पागल हो। फिर वह वहां से चला गया। उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि जिस पल से उसने उस युवक को देखा है उसे उसके अंदर एक महान शक्ति महसूस हुई है और ऐसी प्रतिभा को सही दिशा मिलनी चाहिए ताकि वह और अधिक मजबूत बन सके। वह बूढ़ा आदमी बंदरगाह पर खड़ा जहाज को दूर जाते हुए देख रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वांग का जहाज पहले ही शहर छोड़कर वापस समुद्र में निकल चुका था। जैसे ही वांग ने उसे देखा वह चौंक गया और पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? लेकिन अचानक वह ऐसे गायब हो गया जैसे उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया हो। फिर जहाज पर जाकर वांग के कमरे में दाखिल हो गया। उस आदमी ने उससे कहा, यहाँ आने के लिए टेलीपोर्टेशन यानी अपनी एक शक्ति का इस्तेमाल करके आया है। फिर वह अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और कुर्सी पर बैठा हुआ फिर से दिखाई दिया। उसने वांग से कहा कि जिस पल से उसने उसे देखा है उसने उसके अंदर एक महान शक्ति महसूस की है और साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि कोई अजीब श्राप उसे प्रभावित कर रहा है। वांग हैरान रह गया और उससे पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला?
जिसे हम मास्टर शेन के नाम से जान पाए, उससे कहा कि उसका एक शिष्य है जिसने 360 ईयर्स तक उपचार और श्राप हटाने की विद्या सीखी है। वहीं उसकी मुलाकात या वांग से हुई थी, लेकिन वह तुम्हें प्रभावित कर रहे श्राप को हटा नहीं सका। संयोग से वह शिष्य लगभग 2 साल पहले कबीलाई भूमि में आया था और ड्रैगन फेंगक कबीले में गया था। वांग ने उससे कहा कि उसे लगता है कि उसे वह व्यक्ति याद है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। मास्टर शिन ने कहा कि उसका शिष्य वापस लौटा और उसने उसे वांग के चारों ओर मौजूद उस अजीब श्राप के बारे में बताया। उसने आगे कहा कि उसी दिन से उसने खुद कबीलाई भूमि में जाकर उससे मिलने का इरादा बना लिया था। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगला एपिसोड मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।